जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर नहीं। तो इसको हम आज के सेशन में डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, साउथ एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के दुश्मन यानी कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है भारत के दुश्मन चीन के द्वारा। और हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा कोई दुश्मन है तो उसका दोस्त जरूर उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए चीन पाकिस्तान तो एक ही, हम कह सकते हैं कि फ्लास्क में दो कटीले फूल हैं, जिसमें फूल तो नहीं है, सिर्फ कांटा ही कांटा है, और ये कांटा सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। वहीं पर पिछले साल जुलाई 2024 से एक नई एंट्री बांग्लादेश की हो गई है और बांग्लादेश के माध्यम से अब चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा और उसमें भारत के द्वारा पाकिस्तान को 4 दिन में ही परास्त कर दिया गया था। अब पाकिस्तान को अपने जितने भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कम से कम 2 साल लगेगा। और मोदी जी ने पहले से कह के रखा है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज द एक्ट ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान काफी डरा सहमा हुआ है कि अगर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना भारत में की जाएगी तो भारत ऑपरेशन सिंदूर के जैसा ही या फिर उससे अधिक प्रत्युत्तर जो है कठोर जवाब में हमको देगा, जिससे कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी बिगड़ जाएगा। तो अब पाकिस्तान क्या क्या सोच सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि पाकिस्तान के डीएनए में भारत के प्रति सिर्फ और सिर्फ घृणा है और उनके डीएनए में जिहाद है जो कि गजवाए हिंद पर काम करता है। सबसे पहले आप इस एशिया के साउथ पार्ट को देखिए, जहां पर भारत के 2 सबसे खतरनाक पड़ोसी हैं। एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का नाम है चाइना। चाइना क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा है और अमेरिका के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिनके द्वारा काफी बड़े पैमाने पर फंडिंग और मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को दी जाती है। तो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के अनुसार 81% पाकिस्तान के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो चाइनीज हैं और चाइना ने ये देखना चाहा पाकिस्तान के जरिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने हथियार कारगर होते हैं, और एक भी हथियार भारत के विरुद्ध भारत का कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाया। लेकिन भारत के कुछ पड़ोसी हैं जहां पर अब ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सक्रिय हो गई है, जिसमें पहला नंबर आता है नेपाल का, इसके बाद आपका बांग्लादेश का, फिर आपका श्रीलंका का और वहीं पे आपका मालदीव भी है। देखिए, तो ये 1 2 3 4 देश हैं। इसमें मैं एक देश को और ऐड करना चाहूंगा जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे अधिक रहा करता है। अब हो क्या रहा है कि अभी हमारे इंडियन आर्मी के चीफ भूटान और नेपाल का दौरे पर वो गए हुए थे। नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भारत को चेताया कि हो सकता है कि निकटवर्ती भविष्य में ISI के द्वारा भारत में आतंकवाद किया जाए। और आप जानते हो कि जो बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया है जो नेपाल से लगता है, वहां से भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से धर्मांतरण चलाया जा रहा है। डेमोग्राफिक चेंज करने का जो कुंसित प्रयास है भारत के बॉर्डर एरिया पर वो काफी तेजी से है और इसको विदेशी फंडिंग मिला करती है। तो इसलिए मैं तो सरकार से ये भी कहना चाहूंगा कि जो डेमोग्राफिक चेंज का तरीका है या फिर ये जो प्रयास है उसको एक्ट ऑफ टेरर में लेना चाहिए और उस पर NSA लगाकर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा बांग्लादेश आप देखिए, जुलाई 2024 में वहां पर रेजिम चेंज अमेरिका के द्वारा करवाया गया। उनकी CIA इसमें इन्वॉल्व थी और उन्होंने वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार लाई, जहां पर उनके द्वारा, उनके जिहादी तत्वों के द्वारा वहां की जो माइनॉरिटी मेनली हिंदू और क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, उनके ऊपर हमला लगातार किया जा रहा है। अगर आप श्रीलंका की तरफ देखोगे तो इनका एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा, उसको चाइना ने 99 ईयर के लीज पर पहले से ले रखा हुआ है और चाइनीज सर्वे वेसल जो है बे ऑफ बंगाल में लगातार देखी जा रही हैं। तो बांग्लादेश तो चाइनीज रिसर्च सर्वे वेसल का अड्डा बना हुआ है जिस पर हमारे इंडियन नेवी की भी निगाह है। लेकिन हमें कुछ सख्त कदम लेना पड़ेगा और कुछ इस तरीके से, मतलब आप जानते हो जिसके पास लाठी रहता है उसी की भैंस होती है। और जिस प्रकार से रशिया अपने
टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है, तो हम हमले की बात नहीं करते, लेकिन हम इतना कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल में भारत के इजाजत के बगैर किसी भी, मेनली हमारे शत्रु देश की किसी भी प्रकार की वेसल्स ना एंटर करने पाए, और अगर सिर्फ एंटर करेगी तो वो जो मर्चेंट वेसल्स होती हैं वो एंटर करने पाए। तो इंडियन नेवी को भी हमको देखना होगा। मालदीव्स में आप सभी जानते हो 2023 नवंबर में मोहम्मद म्यूजी की सरकार आई है और इंडिया आउट के नारे के साथ ये आई थी, यानी कि भारत के विरोध का नारा देकर ये सत्ता में आई हुई है। तो इनको अभी चाइना का प्रश्रय प्राप्त है। वहीं पर अफगानिस्तान देखोगे तो यहाँ पर तालिबान है, लेकिन तालिबान से भारत की लगातार बात भी चलती जा रही है कि तालिबान की धरती का उपयोग भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए न चलाया जाए। भारत ये भी चाहेगा कि शेख हसीना को जल्द से जल्द बांग्लादेश में भेजा जाए, जिससे कि वो वहाँ की कमान आपकी संभाले और जो भारत विरोधी तत्व हैं उन पर लगाम लगाए। वहीं पर ये जो मुनीर है ये तो आपका फील्ड मार्शल भी बन चुका है, और अभी अमेरिका भी गया हुआ था, जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और इसमें बात हुई थी। अमेरिका ने इसको सपोर्ट देने का भी आश्वासन दिया हुआ है। वहीं पर ये जो यूनुस है, सो कॉल्ड नोबेल प्राइज विनर है, तो ये कठपुतली बना हुआ है। और अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, टर्की है, और एक और देश है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अजरबैजान। तो भारत को कई फ्रंट पर आपका लड़ना है, कई फ्रंट्स को देखने हैं, लेकिन जो मेन फ्रंट है भारत को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, साथ ही साथ श्रीलंका, मालदीव से आने वाले खतरों से भी हमको सावधान रहना है। ये कहा जा रहा है कि चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एक्सप्लोर न्यू रीजनल ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क। सार्क 1985 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। भारत बांग्लादेश के द्वारा इसको बनाया गया था। ढाका में मेरे ख्याल से इनकी राजधानी है, काठमांडू में होगी, ढाका में एस्टेब्लिशमेंट इनकी हुई थी। और लेकिन सार्क इनफेक्टिव है। इनफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी देश हैं। आप जानते हो जिस भी ब्लॉक में पाकिस्तान जाता है वहां पर वो नरक की स्थिति उत्पन्न कर देता है और सुचारू रूप से काम नहीं करने देता है। तो सार्क इनफेक्टिव है। बिम्स्टेक भी इनफेक्टिव है क्योंकि म्यांमार उसमें है और म्यांमार में मिलिट्री कू लगा हुआ है और उनके धरती का इस्तेमाल भी भारत में गलत एक्टिविटियों को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम एक नया ब्लॉक बनाएंगे, बना लो भाई, हमको उससे क्या। लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि जो तीनों देश एक साथ आएंगे तो भारत के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न हो रही है, और जरूर हो रही है, क्योंकि ये तीनों एक ही साथ हैं। अगर आप पाकिस्तान को हमको काउंटर करना है तो हमको जो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस की डिमांड आ रही है तो भारत को उसको सपोर्ट करना है। और मेरे ख्याल से हमारी जो एजेंसियां हैं वो कोवर्ट तरीके से इनको सपोर्ट करती भी होंगी, पैसे और हथियार के माध्यम से। पाकिस्तान का जो 44% का अभी का जो मैप है उसमें बलूचिस्तान आपका आता है। तो ये वाला जो आप शेडेड रीजन देख पा रहे हैं ये पूरा बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहा है। जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान को अलग रखा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना जाकर वहां पर उसका पूरा कब्जा कर लेती है। तो ये भी एक बात है, अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो ईरान के जरिए जो पाकिस्तान को तेल जाता है वो भी हम कह सकते हैं कि ब्लैक मार्केट में वो जाना बंद हो जाएगा। और भारत को यही करना चाहिए। अगर भारत के विरुद्ध चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आते हैं तो भारत को उस तरफ से बलूचिस्तान का फ्रंट खोलना चाहिए। और साथ ही साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में जो ये जो डूरंड लाइन चल रही है, इसका विवाद है, इसको भारत को तेज करना चाहिए। क्योंकि आप दुश्मन को तभी कमजोर कर सकते हो जब उसकी इकोनॉमी कमजोर हो और उसके ग्रुपिंग को आप बिल्कुल भी ना होने दीजिए, तभी तो भारत आगे जा पाएगा। अभी आपने देखा होगा कि एससीओ की समिट की ये पिक्चर्स हैं जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हुए थे और वहां पे जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उस पर भारत ने साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें पहलगाम अटैक, टेररिज्म, पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म का जिक्र नहीं था, तो भारत ने उसमें साइन नहीं किया था। वहीं पर अभी हाल ही में हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एससीओ फॉरेन मिनिस्टर की समिट में चाइना में गए हुए हैं और गलवान झड़प के बाद ये पहली मुलाकात है और पहली विजिट है हमारे विदेश मंत्री की चाइना में, जहां पर उन्होंने उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की।
उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। 2001 में इसको बनाया गया था। इसमें पाकिस्तान भारत दोनों ही परमानेंट मेंबर हैं और इसमें टेररिज्म की बात को भारत मुखर तरीके से कह रहा है। यहाँ पर आप इस प्रेस रिलीज को देखिए, रेवोल्यूशन पीपल्स फ्रंट प्रेस रिलीज 14 जुलाई का है ये। डिनाउंस इंडियन ड्रोन अटैक ऑन उल्फा आई एंड पीएलए कैंप्स आरपीएफ। इन्होंने लिखा है कि इंडियन स्पेशल फोर्सेज यूजिंग हाई एंड ड्रोन्स ड्रॉप मोर देन 150 बॉम्ब्स on 4 camps of Ulfa First and a joint camp of PLA and Ulfa First along the border of Nagaland and Myanmar on last Saturday midnight, 12th July 2025 up to 4 hours of next day. There were no casualties on the PLA sides. Lieutenant General Nayan Asom, chairman of the lower council of Ulfa I, was killed and some of Ulfa I cadets were injured during the drone attack of Indian Special Forces. RPF expresses deepest condolences. Heroes sacrifice and no hero is greater than the one who gives their life for their country. अच्छा भाई, अब ये पूरे असम को अलग करने की मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं और जब इन्होंने अपना प्रेस रिलीज जारी किया तो इंडियन आर्मी ने कहा कि देखिए ये हमला हमने नहीं किया है। लेकिन आप समझ लीजिए 150 बॉम्ब्स गिरे हुए हैं, 150 बम किसी के ऊपर गिर जाए, इतने लोग वहां पे मारे गए हुए हैं। तो चाइना तो ये करेगा नहीं क्योंकि चाइना के ये प्रॉक्सी हैं और जो स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन होते हैं वो काफी कोवर्ट होते हैं, कभी उनको पब्लिक में बताया जाता है, कभी नहीं बताया जाता है। और ये हमला कब हुआ है? ये हमला तब हुआ है जब हमारे डॉक्टर जयशंकर चाइना आके गए हुए थे, तो उसी समय ये हो गया। तो हमने चाइना को भी ये चेतावनी देनी चाहिए कि देखो तुम चाहे जितने प्रॉक्सी क्रिएट कर लो, हमारे ड्रोन के रेंज से आप बाहर नहीं हो। तो इसलिए भारत पूरी तरीके से चौकन्ना है। हम अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजीज पॉलिसी को बनाए हुए हैं और भविष्य में ये जरूर होगा कि पाकिस्तान चाहेगा कि बांग्लादेश के थ्रू, नेपाल के थ्रू और भी अदर कंट्रीज के थ्रू भारत में आतंकवाद जैसे घृणित कृत्य किए जाए, तो भारत भी उसका उसी प्रकार से मुंहतोड़ जवाब देगा। अगर आपको एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे कोर्सेस में इनरोल हो जाएं और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।